एक तो कौन सा रिकॉर्ड और एक कौन सा वर्गीकरण। और इसमें कौन सा होता है, रिकॉर्ड भी होता है, वर्गीकरण भी होता है, विश्लेषण भी होता है, संक्षिप्तीकरण भी होता है और सूचनाएं संवहित भी होती। तो बच्चों एक बार फटाफट से देखेंगे आप, लेखांकन के अंदर जब व्यावसायिक एवं मौद्रिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड। एक बार वापस से देखो, लेखांकन की परिभाषा अपन देख रहे हैं, जब व्यावसायिक एवं मौद्रिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड। उसके बाद क्या लिखा है, वर्गीकृत। उसके बाद क्या, संक्षिप्त। उसके बाद क्या, विश्लेषित करा जाए और क्या बनाई जाए, वित्तीय विवरण। और सूचनाओं को कहां तक पहुंचाया जाए, उपयोगकर्ता तक। तो बताओ इसे हम क्या बोलते हैं, लेखांकन। यानी सबसे पहला काम कौन सा, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब होता है प्राइमरी पुस्तकें बनाना। जैसे ये तुम कॉपी बना रहे हो, ये रिकॉर्डिंग है। मान लो इसमें अकाउंटिंग भी लिख रहे हो, इसमें मैनेजमेंट भी लिख रहे हो, इसमें इकोनॉमिक्स भी लिख रहे हो, और जो फर्स्ट पेपर के सब्जेक्ट है वो भी इसी में छाप रहे हो। तो बताओ ये कौन सा काम कर रहे हो आप, रिकॉर्डिंग। फिर दूसरा काम कौन सा है, वर्गीकरण। फिर घर जाके क्या कर रहे हो, अलग अलग कॉपियाँ बना रहे हो। ये अकाउंट वाली कॉपी, ये बिजनेस मेथड वाली कॉपी, ये वाली कॉपी, ये वाली कॉपी। तो बताओ वो कौन सा काम कर रहे हो आप, वर्गीकरण। वर्गीकरण करने के बाद में ये अगला काम कौन सा है, संक्षिप्तीकरण में क्या बनता है, लाभ हानि खाता। क्या बनता है, और क्या बनती है, बैलेंस शीट। यानी लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट के लिए ये चरण होता है। बताओ कौन सा चरण, संक्षिप्तीकरण। इसके अलावा अगला चरण क्या, विश्लेषण। इसमें रेशो वेशो निकाले जाते हैं कि भाई साहब आपका करंट रेशियो क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है। और ये सब करने के अलावा ये वित्तीय विवरण तो बनी गए, और उपयोगकर्ता तक क्या पहुंचाई जाए, सूचना। तो बताओ इस काम को हम क्या बोलते हैं, लेखांकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं। तो पुस्तपालन में केवल कितने काम, कौन कौन से दो काम, रिकॉर्डिंग और वर्गीकरण, जो कल अपन ने पढ़ा था। एक तो कौन सा काम, और यहाँ कौन कौन सा काम, रिकॉर्ड भी हो रहा है, वर्गीकरण भी हो रहा है, संक्षिप्तीकरण भी हो रहा है, विश्लेषण भी हो रहा है, वित्तीय विवरण भी बन रहे हैं, और सूचनाओं को उपयोगकर्ता तक पहुंचाया भी जा रहा है। तो बड़ा काम कौन सा हो गया, लेखांकन। अच्छा, लेखांकन क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है। वापस से बोलो क्या, कला क्यों है ये, क्योंकि पहले तो विज्ञान क्यों है, क्योंकि इसमें निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। जैसे विज्ञान में निश्चित नियम और क्या होते हैं, सिद्धांत, कि इस केमिकल में ये केमिकल डाले तो पानी बन जाता है, और ये अम्ल बन जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, नीले को लाल और लाल को नीला कर देता है, लिटमस को। ये विज्ञान के सिद्धांत है। वैसे इसके निश्चित नियम और सिद्धांत है। एक समीकरण होती है इसमें भी, कि यदि ये एसेट बढ़ रही है तो पक्की बात है कोई एसेट कम हो रही होगी या कोई लाइबिलिटी बढ़ रही होगी। ये फिक्स है इसमें भी, विज्ञान की तरह निश्चित नियम और सिद्धांत है विज्ञान की तरह। अब बात है ये कला क्यों है, क्योंकि जैसे कला के अंदर विशेष योग्यता चाहिए, वैसे इसमें भी विशेष योग्यता चाहिए। भाई कला, आज की तारीख में तुमको ओलंपिक में भेज दिया जाए जो फ्रांस में हो रहे थे, और कहा जाए कि तू चला गोली, जैसे वो मनु भाकर चला रही थी, क्या रजत पदक या कांस्य पदक ला सकते हो क्या? अरे कांस्य तो दूर की बात है, दूर दूर तक कोई पदक नहीं। तो उसमें क्या चाहिए, योग्यता चाहिए। क्या चाहिए, योग्यता। तो कला में भी ये प्रिवेल कर रहा है, क्योंकि हर एक आदमी अकाउंटिंग नहीं कर सकता। इसके अंदर क्या चाहिए, योग्यता और अभ्यास चाहिए। योग्यता और क्या चाहिए, तो ये कला भी है और विज्ञान भी है। वापस से बोलो क्या है ये, विज्ञान क्यों है ये, क्योंकि इसके निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। और कला क्यों है, क्योंकि इसमें विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। इसे व्यवसाय की भाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, लेखांकन को व्यवसाय की भाषा, लेखांकन को व्यवसाय की भाषा। तो बताइए मनुष्य शरीर का कौन सा अंग हुआ, ये मस्तिष्क हुआ, आंखें हुई, कान हुआ, नाक हुआ, क्या हुआ, मन हुआ। तो ये मनुष्य शरीर के उसी के समान है जैसे मनुष्य शरीर की जीभ, क्योंकि मैंने अभी भी बोला व्यवसाय की क्या है ये भाषा। तो आपके एग्जामिनर तो वैसे ही पागल है, वो तो ऐसे ही कहेंगे निम्नलिखित में से लेखांकन को किसके साथ मनुष्य शरीर से सही संबोधित किया जा सकता है। तो मनुष्य शरीर को जैसे व्यवसाय बोल दो, मनुष्य शरीर को क्या बोल दो, व्यवसाय। तो लेखांकन उसकी क्या होगी, जीभ, जीभ होगी। जीभ से क्या
बोला जाता है कि मेरे में ये है, तो यही लेखांकन ये बताता है, लपर लपर। तो बताइए मैंने क्या बोला, यहाँ व्यावसायिक और मौद्रिक लेन देनों को पुस्तकों में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड, वर्गीकृत, संक्षिप्त, विश्लेषित और क्या बनाए जाते हैं, वित्तीय विवरण। सूचनाओं को कहाँ तक पहुँचाया जाता है, उपयोगकर्ता तक। इस काम को क्या बोलते हैं, लेखांकन। व्यवसाय की क्या होती है, भाषा। कला और विज्ञान दोनों है, कला और विज्ञान। अच्छा, क्या इससे वित्तीय विवरण बनते हैं, अरे हाँ या ना। वित्तीय विवरण में क्या क्या आते हैं, पी एंड एल और बैलेंस शीट। क्या इससे शुद्ध लाभ हानि का पता चलता है, हाँ। क्या इससे आर्थिक स्थिति का पता चलता है, हाँ। क्या इसकी शाखाएं हैं, हाँ। कौन कौन सी शाखाएं, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग। इसकी खूब सारी शाखाएं भी हैं। ये हमने किसके बारे में बात की, लेखांकन। ठीक है, तो लिखो कॉपी में। देखो ये देख लो, लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। संकीर्ण परिभाषा में जहां पुस्तपालन क्या होता है, खत्म, वहां से लेखांकन प्रारंभ होता है। जहां पुस्तपालन क्या होता है, खत्म, वहां से लेखांकन क्या होता है, प्रारंभ। और विस्तृत परिभाषा में पुस्तपालन जो है वो लेखांकन का ही भाग है। यानी संकीर्ण परिभाषा, नैरो डेफिनेशन है, तो जहां पुस्तपालन खत्म वहां से लेखांकन चालू। और ब्रॉड डेफिनेशन में पुस्तपालन छोटा काम और लेखांकन बड़ा काम। जैसे पुस्तपालन लाइक जयपुर और लेखांकन लाइक राजस्थान। यह है विस्तृत परिभाषा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले परिभाषा लिख लो लेखांकन की। अकाउंटिंग, लेखांकन, और लिखो जब व्यावसायिक एवं मौद्रिक लेन देनों को, जब व्यावसायिक एवं मौद्रिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड, लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड, वर्गीकृत, संक्षिप्त, विश्लेषित किया जाए, कॉमा वित्तीय विवरण बनाए जाए, और सूचनाओं को उपयोगकर्ता तक पहुंचाया जाए, तो इसे लेखांकन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में आपके सामने ही है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए, क्लासिफाई किया जाए, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेटेड, कम्युनिकेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द यूजर्स। तो बताओ इसे हम क्या बोलते हैं, लेखांकन। यानी लेखांकन में क्या होना जरूरी है, व्यावसायिक और मौद्रिक लेन देन। वापस से बोलो, क्या बोला मैंने, व्यावसायिक एवं मौद्रिक लेन देन को क्या किया जाए, रिकॉर्ड, और क्या वर्गीकृत, और क्या संक्षिप्त, और क्या विश्लेषित, क्या बनाए जाएं, वित्तीय विवरण, और उपयोगकर्ता तक सूचनाएं, क्या बोलेंगे इसे, लेखांकन। ठीक है, देन बच्चों आगे अगली लाइन में लिखो, लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है।
बच्चों लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। क्यों है बच्चों, ये बताओ। लेखांकन कला और विज्ञान दोनों, लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है, ऐसा मैंने क्यों बोला? कला में क्या चाहिए? विशेष योग्यता। तो लेखांकन में भी विशेष योग्यता और अभ्यास चाहिए। और विज्ञान क्यों है? क्योंकि इसमें भी निश्चित नियम और सिद्धांत है। ठीक है ना? तो इसके सामने लिख लो ब्रैकेट में, लेखांकन में विशेष योग्यता और अभ्यास चाहिए। विशेष योग्यता व अभ्यास चाहिए। अर्थात यह एक कला है, यह एक कला है। विशेष योग्यता और अभ्यास चाहिए, अर्थात ये एक कला है। और अगली लाइन लिखो, लेखांकन के निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। लेखांकन के निश्चित नियम व सिद्धांत होते हैं। अतः यह विज्ञान भी है। अतः यह विज्ञान भी है। अतः ये क्या है? विज्ञान भी है। अरे ठीक है, तो कला भी है और विज्ञान भी है। क्या क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। बच्चों एग्जाम में यदि सवाल आ जाए लेखांकन है, ठीक है ना, अब विकल्प है, अब आपने मेरे से पढ़ लिया, तो आप ऑप्शन देख करके निर्णय लेना। जैसे ऑप्शन में है लेखांकन है, कला, विज्ञान, वाणिज्य, उपरोक्त तीनों, तो फिर क्या बोलोगे? उपरोक्त तीनों, और तो मजबूरी है। हाँ, उपरोक्त तीनों नहीं आए तो फिर ऑप्शन ढूंढोगे कला और विज्ञान। क्या ढूंढोगे? लेकिन भाई साहब परीक्षक ऐसा हो जो मम्मी की कसम डला दे और बोले नहीं तो तीनों में से एक बता। क्या बता? तीनों में से एक, तो फिर क्या बताना है? कला। क्या बताना है? समझ गए? तो क्या होता है बच्चों, जब एग्जाम में सवाल आता है ना, तो अपने को उत्तर नहीं देना होता, अपने को 4 विकल्पों में से सही उत्तर देना होता है। बच्चों की गड़बड़ यही होती है कि वो उत्तर और सही उत्तर में फर्क नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है, चारों आंसर ही फिट नहीं बैठ रहे होते, लेकिन उन चारों में से जो उसके लिए मतलब कम गलत हो उसे क्या मान लिया जाता है? राइट है। हाँ, नहीं, चारों सही लगते हैं तो सबसे ज्यादा सही को सेलेक्ट करना पड़ता है, और चारों ही गड़बड़ है, उसके साथ मैच नहीं हो रहे, तो जो ठीक है, जो 19-20 जोड़ी बैठ रही है उसी के साथ शादी करवा दो उसकी, और क्या करे। ठीक, 36 गुण तो मिल नहीं रहे गए तो क्या है, 19 गुण वाले के साथ ही निपटाओ, और क्या करे। तो निर्णय लेना पड़ता है ना। ओके, देन हम आगे बात करते हैं। लिखें, लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। व्यवसाय की क्या कहा जाता है? भाषा। ब्रैकेट में लिख लो, अर्थात यह मनुष्य
मनुष्य शरीर के जीभ के समान है। मनुष्य शरीर के जीभ के समान है। मनुष्य शरीर में किसके समान है बच्चों? जीभ के समान। तो जीभ अभिव्यक्ति के काम आती है ना, तो ये भी अभिव्यक्ति के काम आता है। ठीक है बच्चों। देन मैंने आपको बताया था कि जो नैरो डेफिनेशन है, नैरो मतलब संकीर्ण, छोटी, उसमें पुस्तपालन जहां खत्म होता है वहां लेखांकन, सुन लो, जहां पुस्तपालन खत्म वहां लेखांकन, वापस से बोलो, जहां पुस्तपालन खत्म वहां से लेखांकन, जहां लेखांकन खत्म वहां से अंकेषण शुरू। वापस से बोलो, जहां पुस्तपालन खत्म वहां से, और जहां लेखांकन खत्म वहां से, और जहां अंकेषण खत्म वहां से अनुसंधान शुरू। क्या शुरू? पुस्तपालन खत्म वहां से, लेखांकन खत्म वहां से ऑडिटिंग शुरू, और ऑडिटिंग खत्म वहां से रिसर्च नहीं, इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान शुरू। ठीक है, तो लिखेंगे संकीर्ण परिभाषा में, संकीर्ण परिभाषा में जहां पुस्तपालन खत्म होता है, जहां पुस्तपालन खत्म होता है वहां लेखांकन प्रारंभ होता है। वहां लेखांकन प्रारंभ होता है, और जहां लेखांकन समाप्त होता है, बताओ क्या लिखूंगा आगे? जहां लेखांकन समाप्त होता है वहां अंकेषण प्रारंभ होता है। अंकेषण प्रारंभ होता है। और आगे बताओ, और जहां ऑडिटिंग, अंकेषण समाप्त होता है, जहां अंकेषण समाप्त होता है वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होता है। ठीक है, ओके। तो नैरो डेफिनेशन में अकाउंटिंग बिगिन वेयर बुक कीपिंग एंड, ऑडिटिंग बिगिन वेयर अकाउंटिंग एंड, इन्वेस्टिगेशन बिगिन वेयर ऑडिटिंग एंड, जहाँ ऑडिटिंग खत्म वहाँ अनुसंधान शुरू। ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमने कौन सी परिभाषा ली? डिटेल। बताओ विस्तृत परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? विस्तृत परिभाषा में लिखा हुआ है कि पुस्तपालन ही, पुस्तपालन जो है वो लेखांकन का भाग है। यानी यदि अपन बात करें तो यदि डायग्राम बनाए अपन, ये देखो, तो ये हमने लिखा पुस्तपालन, क्या लिखा? यानी बुक कीपिंग। तो ये वाला डायग्राम किसका होगा? अकाउंटिंग, लेखांकन। यानी विस्तृत परिभाषा में पुस्तपालन जो है वो लेखांकन का ही क्या है? भाग है। अगला पॉइंट लिख लो, विस्तृत परिभाषा में पुस्तपालन लेखांकन का ही भाग है। ये डायग्राम भी बनाओ। सबसे छोटा कौन सा है? बुक कीपिंग, उससे बड़ा अकाउंटिंग, उससे बड़ा अकाउंटेंसी।
बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। ठीक है बच्चों, जो बुक कीपिंग है ना, ये बुक कीपिंग, इसमें दो ही काम होते हैं। एक तो होता है रिकॉर्ड और एक क्लासिफिकेशन, यानी केवल खाते बनाने तक का काम, प्राथमिक पुस्तकें और खाते बनाने तक का काम। देन ये दूसरा काम कौन सा है बच्चों? अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग है ना, इसमें कौन कौन से काम होते हैं? इसमें रिकॉर्ड भी हो जाता है, आगे बताओ और कौन सा काम हो जाता है? वर्गीकरण भी हो जाता है, इसमें संक्षिप्तीकरण भी हो जाता है, इसमें विश्लेषण भी हो जाता है, इसमें विश्लेषण भी हो जाता है, और इसमें संवन भी हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है? संवन भी हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है अकाउंटेंसी में क्या होता है। तो ये बताइए अकाउंटेंसी में क्या होता है? अकाउंटेंसी में ये सारे काम तो हो ही जाएंगे जो नीचे लिख रखे, और एक काम और हो जाता है, और उस काम का नाम है निर्णयन। बोलो कौन सा काम हो जाता है? यानी डिसीजन मेकिंग का काम भी हो जाता है। बताओ कौन सा काम हो जाता है? डिसीजन मेकिंग का। तो ध्यान दीजिए, पुस्तपालन में तो कौन कौन से काम हुए? रिकॉर्डिंग और वर्गीकरण। जबकि रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, संवहन, ये सब कहाँ पर हो जाता है? अकाउंटिंग। और यहाँ पर कौन कौन सा काम हो जाएगा? सारे काम के साथ एक काम और हो जाएगा जिसका नाम क्या है? डिसीजन मेकिंग। तो जब कभी भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये जरूर बोल दो कि आप कौन सा कर रहे हो। जैसे कि वो लेज़र बनाने तक पढ़ रहे हो तो आप क्या बोलो? बुक कीपिंग पढ़ रहा हूँ। हाँ, बैलेंस शीट वगैरह भी बना रहे हो तो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। लेकिन डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हो तो फिर आप अकाउंटेंसी कर रहे हो। व्यवहार में आप क्या इन तीनों को पर्यायवाची समझते हो, जबकि इन तीनों में क्या है? अंतर है। ठीक है, हटा दूं? नेक्स्ट बच्चों, जो अपना कंटेंट आता है उसका नाम है पुस्तपालन और लेखांकन में क्या अंतर है। वापस से बोलो, क्या बोला मैंने? पुस्तपालन और लेखांकन में क्या अंतर है। तो बताओ, पुस्तपालन और लेखांकन में जो अंतर है वो एक तो हो जाएगा कि एक में वित्तीय विवरण बनते हैं और एक में वित्तीय विवरण नहीं बनते। एक में लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का पता चलता है, एक में लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का पता नहीं। एक में ब्रांचेज नहीं है, एक में ब्रांचेज है। एक में उपयोगकर्ता निर्णय नहीं ले सकता, एक में उपयोगकर्ता निर्णय ले सकता है। एक में केवल रिकॉर्डिंग और वर्गीकरण होता है और एक में रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण और संवहन होता है। ठीक है, तो बड़ा काम कौन सा है? पुस्तपालन जो है, बुक कीपिंग जो है, वो लेखांकन का आधार है, और लेखांकन जो है वो व्यवसाय की भाषा है। पुस्तपालन तो लेखांकन का क्या है? बेस, फाउंडेशन। और लेखांकन क्या है? व्यवसाय की भाषा। तो एक बार फटाफट से पहले अंतर देखेंगे फिर लिखेंगे। देखो बोर्ड पे, पुस्तपालन में लेन देनों को क्या किया जाता है? और वर्गीकरण। जबकि लेखांकन में लेन देनों को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड, वर्गीकृत, संक्षिप्त, विश्लेषित किया जाता है। और सूचनाओं का क्या किया जाता है? संवहन किया जाता है। पुस्तपालन में वित्तीय विवरण नहीं बनते हैं, जबकि लेखांकन में वित्तीय विवरण बनते हैं। पुस्तपालन में लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलता है, पुस्तपालन में तो नहीं चलता है, और लेखांकन में लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। देन क्या? पुस्तपालन में उपयोगकर्ता निर्णय, लेखांकन में उपयोगकर्ता निर्णय ले पाते हैं। पुस्तपालन की कोई शाखा और लेखांकन की कहानी शाखाएं नहीं, अनेक शाखाएं। क्या बोला? अनेक शाखाएं। इसके अलावा एक और मैंने बताया, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। पुस्तपालन लेखांकन का आधार है और लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। पुस्तपालन तो लेखांकन का क्या है? और लेखांकन बिजनेस की क्या है? लैंग्वेज। किसमें अंतर बता रहा हूं मैं? पुस्तपालन और लेखांकन। तो बड़ा काम कौन सा है? छोटा काम कौन सा है? केवल लेजर बना के चुपचाप बैठ जाना क्या है? पुस्तपालन। लेकिन लेजर बनाने के बाद बैलेंस शीट, P&L बनाना,
उपयोगकर्ताओं तक सूचना पहुंचाना का। सर उपयोगकर्ता कौन है? उपयोगकर्ता मतलब होता है बच्चों, आगे लिखवाऊंगा मैं परिभाषा में, वो व्यक्ति जिनका हित उस संस्था से जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अखबार में ऐड आया, ग्रीन सिटी लॉन्च्ड इन जयपुर। क्या आया? एक बिल्डर का ऐड आया, 25 लाख रुपए का ऐड, ग्रीन सिटी 200 एकड़ में फैली हुई, बंगले मात्र 3 करोड़ से शुरू। कितने से शुरू? अपने सपनों का घर, ठीक है, प्राकृतिक एनवायरनमेंट में रहने की जगह, शुद्ध साफ हवा जल पानी। कितने से शुरू? 3 करोड़। और एक पेज का आगे, मतलब डबल पेज का ऐड। मुझे बताओ उस ऐड को आप कितने सेकंड देखोगे? अरे देखोगे ही नहीं, यूं नजर भी जाएगी क्या? 25 लाख के विज्ञापन पर कोई नजर नहीं, लेकिन कहीं पर संक्षिप्त में 3 लाइनें लिखी हुई, आरपीएससी द्वारा हो सकती है शीघ्र फर्स्ट ग्रेड की भर्ती की घोषणा। ओह किधर है? क्योंकि तुम उस चीज के क्या हो? उपयोगकर्ता हो। क्या हो? तो उपयोगकर्ता का मतलब क्या होता है? वे व्यक्ति जिनका हित उस संस्था से जुड़ा हुआ है। वे व्यक्ति जिसका हित उस संस्था से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, कल आज के अखबार में खबर आई कि XYZ एक CA इंस्टीट्यूट था, उसका बेसमेंट में पानी भर गया, उसकी फोटो भी आई। तो उससे आपका हित नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि CA की क्लासों से तुम्हारा हित ही नहीं है। लेकिन जहां पर तुम पढ़ रहे हो वहां पर पानी भर जाए तो तुम उस खबर को पढ़ो, क्योंकि तुम उस चीज के क्या हो? उपयोगकर्ता हो। ठीक है, तो बच्चों उपयोगकर्ता का मतलब ये है। तो अंतर लिखेंगे, पहले हेडिंग लगाओ, पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर। पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर। ठीक है, पहला लिखो, पुस्तपालन में लेन देनों को, पुस्तपालन में लेन देनों को रिकॉर्ड कॉमा वर्गीकृत किया जाता है। लेन देनों को रिकॉर्ड कॉमा वर्गीकृत किया जाता है, जबकि लेखांकन में लेन देनों को, लेखांकन में लेन देनों को वर्गीकृत, संक्षिप्त और विश्लेषित किया जाता है। रिकॉर्ड, वर्गीकृत और संक्षिप्त विश्लेषित किया जाता है। देखो, रिकॉर्ड, वर्गीकृत, संक्षिप्त विश्लेषित किया जाता है और सूचनाओं का संवहन किया जाता है, और सूचनाओं का संवहन किया जाता है। ठीक है, तो बताओ यहां पर केवल कितने काम हुए? 2। बोलो कौन कौन से? रिकॉर्ड और वर्गीकरण। जबकि यहां पर रिकॉर्ड और वर्गीकरण के अलावा क्या? संक्षिप्तीकरण भी है, विश्लेषण भी है और संवहन भी है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा काम भी है। देन बच्चों अगला अंतर लिखो, दूसरा, पुस्तपालन में वित्तीय विवरण नहीं बनते हैं। पुस्तपालन में वित्तीय विवरण नहीं बनते हैं। और इधर लिखोगे, लेखांकन में वित्तीय विवरण बनते हैं। लेखांकन में वित्तीय विवरण बनते हैं। ठीक है, कितने हो गए अंतर? 2। तीसरा अंतर लिखो, पुस्तपालन में लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलता है। पुस्तपालन में लाभ हानि
और आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलता है। और लेखांकन में लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। लेखांकन में लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ठीक है। देन उसके बाद पुस्तपालन से उपयोगकर्ता निर्णय नहीं ले पाते हैं। पुस्तपालन से उपयोगकर्ता निर्णय नहीं ले पाते हैं। और लेखांकन से उपयोगकर्ता निर्णय ले पाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, पुस्तपालन की कोई शाखा नहीं है। और लेखांकन की अनेक शाखाएं हैं। लेखांकन की क्या अनेक शाखाएं हैं। ठीक है। एक और अंतर लिख लो बच्चों। पुस्तपालन लेखांकन का आधार है। पुस्तपालन लेखांकन का आधार है। ठीक है। और इधर लिख लोगे, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, व्यवसाय की भाषा है। पुस्तपालन व्यवसाय की भाषा है। तो बच्चों ये हमने अंतर देखे हैं। बताओ किस किस में अंतर है, पुस्तपालन और लेखांकन। अच्छा बच्चों, एक और, पुस्तपालन की कोई शाखा नहीं है, लेखांकन की अनेक शाखाएं हैं। आप चाहो तो इनके उदाहरण भी लिख लो। अनेक शाखाओं के उदाहरण में वित्त लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, वित्त लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, वित्त लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंध लेखांकन। ठीक है। किस किस में अंतर हो गया, पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर हो गया। तो हमने पुस्तपालन क्या होता है वो समझा, हमने लेखांकन क्या होता है वो समझा, फिर हमने किस किस में अंतर बता दिया, पुस्तपालन और लेखांकन में। अब आपके ये समझ में आ गया कि पुस्तपालन और लेखांकन में फ़र्क क्या है। कि पुस्तकालन में केवल कितने काम होते हैं, दो। कौन कौन से दो काम, रिकॉर्ड और वर्गीकरण। जबकि यहाँ पर कौन कौन सा काम होता है, रिकॉर्ड भी होता है, वर्गीकरण भी होता है, संक्षिप्तीकरण भी होता है, विश्लेषण भी होता है, और उपयोगकर्ता तक सूचनाएं भी पहुँचाई जाती है। ठीक है। देन बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री, इतिहास। अब कई बार क्या है कि इतिहास से संबंधित क्वेश्चन भी आ जाते हैं। किसका इतिहास, अकाउंटिंग का इतिहास। तो एक सवाल जो काफ़ी फेमस है और पास्ट एग्जाम में आ रखा है वो ये कि लेखांकन के जन्मदाता, क्या बोला मैंने,
लेखांकन के जन्मदाता या दोहरी लेखा प्रणाली के जनक का क्या नाम है? लुकास पेसियोली। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले थे? इटली के वेनिस नगर के। कहाँ के रहने वाले थे? वेनिस नगर के। इन्होंने सन 1494 में, कौन से साल में? अभी कौन सा साल चल रहा है? 2024। इन्होंने कौन से साल में, कौन सी सदी के अंत में? 15वीं। अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं। 2024 मतलब 21वीं सदी चल रही है। अपन 21वीं सदी के शुरू में है, लेकिन यही 2094 में होगा तो हम क्या बोलेंगे? 21वीं सदी के अंत में। तो 1494 भी सही है, 14वीं सदी का अंत भी सही है। में इस प्रणाली का आविष्कार किया। कौन सी प्रणाली का? दोहरा लेखा प्रणाली बोल दो या लेखांकन का। क्या नाम है बंदे का? ये एक गणितज्ञ थे। क्या थे? कुछ लोग बोलते हैं मैथमेटिशियन थे, कुछ लोग बोलते हैं चर्च के पादरी थे। तो पादरी मैथमेटिशियन भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है। तो गणितज्ञ थे। इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार किया। लेखांकन के जनक इसे ही बोला जाता है। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के वेनिस नगर के। वेनिस नगर की पहचान है कि इसे सिटी ऑफ कैनाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे अपने घर के बाहर, दुकान के बाहर सड़कें हैं, वहाँ नदियाँ हैं। हाँ, तो अपने यहाँ मोटरसाइकिल कार रखते हैं, वहाँ पर नावें रखते हैं। एक परिवार के पास 3 नाव, ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, परचूनी का सामान लाने के लिए नावें हैं। हाँ, घर के बाहर पानी पानी, बढ़िया काम। नहाने के लिए कूद जाओ, फिर वापस आ जाओ। ठीक है। तो इटली के वेनिस नगर के रहने वाले पेशेवर गणितज्ञ थे। इन्होंने लेखांकन का जनक कहा जाता है और लुकास पेसियोली इनका नाम है। इन्होंने एक किताब लिखी, तो इनकी किताब भी है। अब आप यदि 11वीं की किताब देखोगे तो किताब का नाम अलग है, और नेट पे देखोगे तो किताब का नाम अलग है। जो 11वीं की किताब है उसमें किताब का नाम है द कंपोजिट स्क्रिप्चर्स। क्या नाम है? लेकिन जब आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको नाम मिलेगा सुमा दी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनेटा। क्या बोला मैंने? सर इतना ही याद रहा, सुमा दी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनेटा। सर सही कौन सा है? तो दोनों ही सही है। जैसे कोई आपसे बोले कि हवा महल कहाँ है, तो कोई बोलेगा जयपुर। सही है या गलत है? कोई बोलेगा राजस्थान। सही है या गलत है? सही है, वही है। तो ये सुमा है एक्चुअली में बड़ी किताब, और उसका एक पार्ट है जिसका नाम क्या है? द कंपोजिट स्क्रिप्चर्स। तो आपको पहले द कंपोजिट ढूंढना है, और ना हो तो फिर सुमा तो है। तो किताब का नाम क्या था? द कंपोजिट स्क्रिप्चर्स। और कौन सी भाषा में थी? इटालियन भाषा में। अरे इटली का था तो कहाँ की होगी? इटालियन की है, मारवाड़ी में थोड़ी होगी। ठीक है, कौन सी भाषा में था? इटालियन। इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद 1543 में, कौन से साल में? एक बंदे ने किया जिसका नाम था ह्यूज ओल्ड कैस्टल। क्या नाम था? कौन से साल में? 1543 में। कौन से साल में? किसका? ये इसकी किताब का। किसकी किताब का? लुकास की किताब का। किसमें अनुवाद किया? इंग्लिश में। क्या नाम था उस बंदे का? ह्यूज ओल्ड कैस्टल। फिर आता है कि लेखांकन पर सबसे पहले अंग्रेजी में पुस्तक किसने लिखी? तो एडवर्ड जॉन्स ने। किसने लिखी? 1795 में। कौन से साल में? किसने लिखी? एडवर्ड जॉन्स ने। तो एक बार फटाफट से इतिहास की कुछ चीजें देखते हैं, इतनी तो याद रहे। लेखांकन अथवा दोहरा लेखा प्रणाली के जनक का नाम क्या है? इन्होंने कौन से साल में? 1494। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लेखांकन अथवा दोहरा प्रणाली को बताया। ये पेशे से क्या थे? गणितज्ञ थे। देन नेक्स्ट, ये इटली के कहाँ के रहने वाले थे? वेनिस नगर के नाम थे। इनकी द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या था? या सुमा दी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनेटा। ठीक है, वापस से बोलो, उनकी पुस्तक का नाम क्या? सुमा डी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनेटा। कौन सी लैंग्वेज में? लैटिन।
कौन सी में? हाँ, इटालियन को लैटिन भी बोलते हैं, एक ही बात, एक ही बात। राजस्थानी बोल दो या मारवाड़ी बोल दो, एक ही बात, ठीक है। देन आगे क्या लिखा हुआ? उनकी लिखी किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? कौन से साल में किया? किसकी किताब का? लूकास पेसी। कौन से साल में किया? 1543 में। तो बच्चों थोड़ा इतिहास यहां तक लिख लेते हैं। तो लिखो लेखांकन और इतिहास। लेखांकन का इतिहास। और इसमें लिखो लेखांकन अथवा दोहरा लेखा प्रणाली के, लेखांकन अथवा दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता का नाम लूकास पेसिओली है। इन्होंने 1494 ब्रैकेट में 15वीं सदी के अंत में, 15वीं सदी के अंत में लेखांकन अथवा दोहरा लेखा प्रणाली को बताया। लेखांकन अथवा दोहरा लेखा प्रणाली को अपनाया। लिख लिया? देन आगे लिखो, ये इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे। इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे। हमने राहुल गांधी के नानेरा के, ठीक। मामा तो नहीं थे कैसे? नहीं, मामा तो नहीं थे। इटली के वेनिस नगर के। इतना ओवर क्राउडेड हो गया बच्चों इटली का वेनिस नगर कि वहां पर लोग बाग क्या कर रहे हैं आपको पता है? जो पर्यटक आ रहे हैं ना, उन पर वाटर गन से पानी मार रहे हैं। हाँ, जैसे आप कहीं घूमने जाओ और आपके ऊपर पानी फेंके कोई तो एक तो लाखों रुपए खर्च करके जाओ, ऊपर जो मग्गे भर के वाटर गन से पानी फेंक रहे कि यहाँ क्यों आ रहे हो आप? ओवर क्राउडेड होने से उन लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो रही, क्योंकि बिजनेसमैन तो क्या कमाना चाहता है? लाभ। अब उनके परमानेंट ट्रैफिक जैम और बाकी की प्रॉब्लम हो गई, पानी का लेवल ऊपर बढ़ने लग गया। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें इतने टूरिज्म नहीं चाहिए। जैसे आप सबसे अच्छी कंट्री इसके मामले में मैं मानता हूँ भूटान, जो कहता है इकोनॉमिक वेल्थ नहीं, हमें देखना है हैप्पीएस्ट इंडेक्स कितना है। कौन सा? वो वेल्थ इंडेक्स नहीं देखते, क्या देखते हैं? उन्होंने अपनी जमीन का 75% रिजर्व कर रखा है फॉर दी फॉरेस्ट, कि इस पे तो मकान, दुकान, ऑफिस वगैरह कुछ नहीं बन सकते। कितने परसेंट पर? 75% पर। केवल मकान, दुकान, रहने का जुगाड़ पानी केवल कितने पे हो सकता है? 25 पे। लॉ है। उसका स्पीच आया था, बहुत प्यारा था, कभी मौका मिले तो सुनना। वहाँ पर क्या राजाशाही चलता है, वहाँ इलेक्शन नहीं होते, राजा ही करते हैं। तो उसने ये बोला कि भाई साहब हमारे एक तरफ तो भारत है महापॉल्यूटेड, और एक तरफ चाइना है सुपर पॉल्यूटेड, तो हम तो पिस गए। हमने तो क्राइटेरिया हमारे को बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, जो है इतना ही है। और अपने पर्यटकों से वो पैसा लेता है। जैसे आप भूटान जाते हो ना, तो इंडियन से तो बीच में था, अब कम कर दिया, बाहर के लोगों से है रोजाना का 3000 रुपये सरकार का पैसा कर, कि हमारे यहाँ घूमने आ रहे हो तो 3000 रुपये पर डे। जैसे कोई 6 दिन रह गया तो खाना पीना होटल वो तो अलग ही है ये 18,000 रुपये और पकड़ा।
क्योंकि तू आएगा यहाँ पानी पिएगा, बोतलें फेंकेगा, उसकी साफ सफाई करेंगे, कैसे दे? अपने यहाँ पर तो कुछ ही करो आप, गुटखा खाओ और थूको। लिखो, उनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम, उनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम दी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स या सुमा दी अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनेटा, सुमा दी अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनेटा था, और यह लैटिन भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी ये? लैटिन भाषा में। नेक्स्ट, उनकी लिखी किताब का अंग्रेजी में अनुवाद, उनके द्वारा लिखी किताब का अंग्रेजी में अनुवाद बताओ बच्चों किसने किया? ह्यूज ओल्ड कैस्टल ने। कौन से साल में किया? 1543 में किया। तो आपका एग्जामिनर क्या है, थोड़ा सा इतिहास प्रेमी ज़्यादा है ना? मतलब इतने बड़े लेखांकन में हो सकता है कि वो ये ऐसे सवाल पूछ ले, और कोई सुपर बावला हुआ कि भाई मेरे को तो ऐसी तैसी करनी है, तो पूछ लेगा भी लुकास पेसियोली के फूफा जी का क्या नाम था। तो जब सवाल ही गलत कराना है तो ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, कितने फूफा जी थे। भाई कई बार मैंने पेपर देखे हैं तो मैंने ऐसे ही लगाया, जैसे आपके पार्टनरशिप में गार्नर वर्सेस मरे एक रूल आता है। अब बच्चों यदि ये गार्नर वर्सेस मरे है तो ये पूछ ले कि भाई गार्नर वर्सेस मरे क्या है, लेकिन इसका ईयर कौन सा है, ये आया था सवाल। अब ये क्या पूछ रहे हो आप? अकाउंट्स का पेपर बना रहे हो, गार्नर वर्सेस मरे का ईयर पूछ के क्या पूछना चाहते हैं? लेकिन ठीक है, एग्जामिनर इज ऑलवेज राइट। अपन क्या बोले उसके बारे में। देखो बच्चों, अब आगे के इतिहास के बारे में बताते हैं। प्राचीन समय में बेबीलोनिया को सिटी ऑफ कॉमर्स कहते थे, जैसे पिंक सिटी जयपुर, लेक सिटी उदयपुर। ठीक है, बस है, अभी आ रहा था तो बस के पीछे लिखा हुआ था पिंक सिटी टू लेक सिटी। और जैसलमेर को क्या बोलते हैं? सूर्य नगरी तो जोधपुर को बोलते हैं, स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी क्या बोलते हैं? वो सारी की सारी चांद सूरज और पिंक सब राजस्थान में भरे पड़े कुछ छोड़ा ही नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि पुराने समय में, वर्तमान में नहीं, बेबीलोनिया को क्या बोलते थे? सिटी ऑफ कॉमर्स। ठीक है ना? बेबीलोनिया नक्शे में नहीं है, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा नक्शे में नहीं है, लेकिन ये सभ्यताएं रही है। वैसे किसी ज़माने में बेबीलोनिया एक जगह थी जहाँ पर विभिन्न देशों के व्यापारी मिलते थे और ऊँटों से आते थे और बातचीत करके ट्रेडिंग किया करते थे। तो पुराने समय ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये सब 11वीं किताब में है। सिटी ऑफ कॉमर्स किसको कहते हैं? बेबीलोनिया को कहते थे। किसको क्या बोलते थे? सिटी ऑफ कॉमर्स। भारत में अकाउंटिंग का जो परिचय दिया वो किसने दिया? भारत। लुकास पेसियोली भारत में थोड़ी हुआ था। सर मैं तो इतना जानता हूँ, मैंने तो नहीं दिया बाकी का पता नहीं तो उसका आंसर है चाणक्य ने। क्या नाम है? चाणक्य के 2 नाम और हैं, एक तो है कौटिल्य और एक है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? लेकिन एग्जाम में सवाल आए भारत में लेखांकन का परिचय किसने दिया, और कौटिल्य भी नहीं हो, चाणक्य भी नहीं हो और विष्णुगुप्त भी नहीं हो, तीनों ही नहीं हो, तो फिर नहीं, और इनमें से कोई नहीं भी नहीं हो,
तो फिर आपका आंसर क्या होगा बताओ, ये किसका मंत्री था? अशोक का। इतिहास बड़ा कमजोर है तुम लोगों का। चंद्रगुप्त का। किसका? तो फिर राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? क्योंकि नाम किसका होता है? राजाओं का। नाम किसका होता है? जैसे कोई आपसे बोले हाँ है, नहीं नहीं, ये 11वीं किताब में पीछे के क्वेश्चन में है, ये भारत में लेखांकन का परिचय, और ऑप्शन में चंद्रगुप्त है, क्योंकि कौटिल्य है ही नहीं ऑप्शन में। नहीं, खिचड़ी क्या करेगा? सीधी सी बात है, मुझे बताओ ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। शाहजहां ने नहीं बनाया बच्चों, मजदूरों ने बनाया। तो सर ऐसे तो हमारा मकान भी मजदूरों ने बनाया। नहीं नहीं, आपका मकान तो आपने बनाया। तो सर वो क्यों? क्योंकि आपने मजदूरों को पैसा दिया। आपने मजदूरों को क्या दिया? पैसा। और उसने क्या दिया? हाथ दे जा। नाम राजाओं का होता है। नाम किसका होता है? कसर चंद्रगुप्त भी दे दे और कौटिल्य भी दे दे तो बच्चों फिर कौटिल्य ही करना। हाँ, तो कौटिल्य। उनके द्वारा लिखी किताब का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या नाम था? भारत में लेखांकन का परिचय किसने दिया? कौटिल्य। चंद्रगुप्त, कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त? किसका मंत्री है वो? चंद्रगुप्त मौर्य का। किताब का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। इसके अलावा बच्चों यदि अपन और इतिहास की बातें करें तो भारत में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत में भी लेखांकन का उल्लेख पाया जाता है। वापस से बोलो क्या? मतलब बकायदा जो यदि आपने वो करवाते ना मंगलवार को, क्या करवाते? काय का पाठ करवाते? सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं। तो सुंदरकांड के पाठ में लेखांकन का उल्लेख है। मेरे कान खड़े हो जाते उस टाइम। नर वानर पशु जानत नाही, यानी है कि मनुष्य और पशुओं में केवल इतना ही फर्क है कि मनुष्य गणना कर सकता है और पशु गणना नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने? मनुष्य तो क्या कर सकता है? गणना। और जो पशु पक्षी है वो गणना नहीं कर सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ह्यूमन तो क्या कर सकता है? कैलकुलेशन। इसी कारण से तो वो संग्रह करता है। अरे क्या करता है? संग्रह। लेकिन आजकल तो जानवर भी समझदार हो गए, संग्रह करते हैं। कई भरोसा नहीं इंसानों का। साथ में रहते हैं तो गुण आचरण तो जाहिर है। तो बच्चों ये मैंने बताया। इसके अलावा प्राचीन समय में मिस्र में, कहाँ पर? जहाँ पर ये ममीज वगैरह है, वहाँ पर हिसाब किताब को, मजदूरी को, खजाने के हिसाब किताब को मिट्टी की गीली पट्टियों पर लिख लेते थे। किस पर? और धूप में सुखाकर इनको क्या कर लेते थे? सुरक्षित। और खजाने उस मम्मी के साथ में रखते थे हिसाब किताब के साथ, ताकि अगले जन्म में वो उठ करके आराम से अपने धन को यूज कर सके। पिरामिड में मिलता है खजाने अभी भी। मिस्र के अंदर 7 आश्चर्यों में है ना वो वंडर, गीजा का पिरामिड। गीजा का पिरामिड विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है। ठीक है, जीवन में जाके आना कभी एक बार। ठीक है, तो उसमें ये उल्लेख है मिस्र के पिरामिड में कि हिसाब किताब का लेखा जोखा रखते हो। और वो बात अलग है कि वो हिसाब किताब अपने समझ में नहीं आता, जाने वो कौन सी लैंग्वेज में है और कैसे क्या किया गया है और किस तरह से उसको रचित किया गया है, लेकिन हिसाब किताब है ऐसा बोलते हैं। तो ये देखो आप क्या लिखा हुआ, प्राचीन समय में किसको? बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी। रोम के अंदर प्राप्ति और भुगतान का लेखा भाई किसमें करते थे? दैनिक बही। वापस से बोलो किसका? रोम के लोग क्या है कि लोगों, वहाँ का जो राजा था ना, उसने लोगों को बिजी रखने के लिए, वो जब जनता होती है ना, जनता, उसको बिजी रखना जरूरी है। क्या वर्ड बोला मैंने? जनता को क्या रखना जरूरी है? यदि जनता बिजी नहीं रहेगी तो जनता बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, जैसे अपनी जो जैसे जनता देखो आप, पहले अम्बानी की शादी में बिजी थी। अरे बिजी थी कि नहीं बिजी थी? बिल्कुल बिजी थी।
अंबानी की शादी आराम से निपटाई, ठीक है, निपटाने के बाद में अभी बेसमेंटों में बिजी है। मर गए, ठीक है, बेसमेंटों में बिजी है। कभी ये आईपीएल में बिजी हो जाती है। किसमें बिजी हो जाती है? आईपीएल में। तो जनता को क्या रखना जरूरी है? बिजी। तो वो रोम के जो शासक थे ना, वो दिमागदार था, वो था तो क्या कहते हैं, पागल टाइप। लेकिन उसे एक मालूम था कि यदि बिजी नहीं रखा तो उसको उतार फेंकेंगे। तो वो क्या गेम्स का आयोजन करवाता था, और गेम्स भी अजीबोगरीब, शेर का भालू के साथ, ठीक है ना, शेर का आदमी के साथ, 2 बाघ और 1 भालू का, इस तरह से ऐसे अजीबोगरीब लड़ाई करवाता था और सट्टे लगवाता था। लोगों से क्या लगवाता था? सट्टे। ये तू सट्टा लड़, जैसे आईपीएल बीपीएल होते ना, ये एक्चुअली में आदमियों को बिजी रखने के लिए बनाए गए, ताकि तू टीम बना बैठा बैठा और देश भुखमरी, रोजगारी, बेरोजगारी सब भूल जा। जब मोबाइल पे रील चलाता है ना आदमी, सब भूल जाता है। ये नशा है। और मैं भी आदी हूं, आप भी आदी हैं, सभी आदी। तो वो ऐसे ही बिजी करता था, और हिसाब किताब रखने के लिए रोम में क्या बनाते थे? दैनिक बने, कि किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। इसके अलावा बच्चों, ईसा से 2000 वर्ष पहले चीन में राजकीय लेखांकन में लेखांकन का प्रयोग होता था। राजकीय कार्य में किसका प्रयोग होता था? लेखांकन। राजकीय कार्य में लेखांकन का प्रयोग होता था। कब? ईसा से 2000 वर्ष पहले। देन 1795 में एक व्यक्ति था, क्या नाम बताया मैंने? उसने लेखांकन पर पहली पुस्तक लिखी। बताओ इस पुस्तक का नाम क्या है? द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये मैंने बताया था। कौन से साल में? आदमी का नाम क्या है? लेखांकन पर लिखी पुस्तक का नाम क्या है? द इंग्लिश। ठीक है, तो यहां तक हम कल लिख लेंगे, आप यहां तक पढ़ के आना। ठीक है, आप ये 2-1 चीजें लिख लो, बाकी का अपन कल देख लेंगे। ये 2 चीजें लिख लो।